हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन आपको दिख मिलता है, जहाँ पे प्रति दिवस हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आज की विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो इसी राज्य स्पेशल परीक्षा सेशन में ही आपका स्वागत है। और क्रम की अगर बात की जाए तो आज के क्रम की शुरुआत यहीं से इसे बिंदु के साथ की सरस्वती महाभागी विद्या का बल्लूच ने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या दे ही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, जवाब देने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम घोषित किया गया है। हाँ जी। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत जो पहला वनग्राम हमें देख मिलता है वह किस जिले में अवस्थित हो जाता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत पहली वनग्राम की जब बात की जाए तो पहली वनग्राम की जो संकल्पना है वह किस एक सापेक्ष में आपको देखने को मिल जाता है। पहला वन ग्राम या पहला ग्राम वन, यह किसके अंतर्गत घोषित किया गया है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे नाम चर्चा में रहते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, जो कुछ विशेष कार्य करते हैं और इसी नाते शायद उनको टैग भी दिया जाता है। वर्तमान अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में ऐसे कुछ नाम हैं, जैसे यूपी का पहला जलग्राम। यूपी का पहला जलग्राम जो है वो बेसिकली नीति आयोग के द्वारा घोषित किया गया है। और इसकी जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा, क्या नाम है? जखनी। जखनी की जब बात की जाए तो जखनी बादा की जब बात की जाए तो जखनी बादा इसके रूप में जाना जाता है। इवन अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा कि इसके बारे में सौर ग्राम के बारे में, बेसिक जहाँ पे सोलर ऊर्जा वगैरह का कॉन्सेप्ट है, अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? तो यह आपको नाम देख मिलता है रामपुरा गाँव। रामपुरा गांव की जब बात की जाए, बेसिकली सौर गांव देश का है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में आरओ जल, ठीक है। आरओ की जब बात की एआरओ आ गया, एरो परीक्षा है, ठीक है। आरओ जल की जब बात की जाए तो आरओ जल देने वाला पहला गांव कौन सा है? तो ये है भरतौल। भरतौल की जब बात की जाए तो भरतौल आपके बरेली में अवस्थित है। तो भरतौल की जब बात की जाए तो भरतौल गांव बरेली में है जो आपका आरओ जल देता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा हसुड़ी औसनपुर के बारे में। ये हसुड़ी औसनपुर किस लिए जाना जाता है? तो ये हमारी यूपी का पहला डिजिटल गांव माना जाता है। डिजिटल गांव बेसिकली आप कह सकते हो एक ऐसा गांव जहां पे पूरी जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन, कंप्यूटर सुरक्षा, सीसीटीवी, इन सब चीज़ों के माध्यम से देखा जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? हमारे यहाँ पे एक रामपुर जिला है और इसी रामपुर जिले में गांव पड़ता है पटवई। तो पटवई गांव की जब बात की जाए तो पटवई गांव ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि देश का जो पहला अमृत सरोवर बनाया गया है, ठीक है। अमृत सरोवर की जब बात की जाए तो पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया है वो आपके देश के पटवई गांव में अमृत सरोवर बनाया गया है। तो ये सब कुछ नाम आपके शामिल हो जाते हैं। बेसिकली पहला वनग्राम कहाँ से समित है? तो पहला वनग्राम जो आपको दिख मिलता है ये आपको दिख मिलता है सोनभद्र में। और सोनभद्र की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा बेलहथी के रूप में। तो बेलहथी की जब बात की जाए तो बेलहथी सोनभद्र का गांव है जिसे यहाँ पे क्या किया गया? चूज किया गया है। वैसे सोनभद्र में दो नाम और ध्यान रखिएगा, आपको पीछे हमने बताया भी था, रेणुकूट, अगर आपको याद आ रहा हो। रेणुकूट की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है। और हमारे यूपी में क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम की जब बात की जाए तो एल्यूमिनियम का उत्पादन देखे मिलता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा इसी सोनभद्र में खास करके सिंगरौली घाटी। और सिंगरौली घाटी की जब बात की जाए तो इसका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि सिंगरौली की जब बात की जाए तो यह आपका कोयला के रूप में जाना जाता है। अच्छा, यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने पिपरी घाटी के बारे में सुना होगा, ये किससे समित है? तो यहाँ पे आपको गोविंद सागर देख मिलता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपके पिछले जब हम बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन तो उसमें आपके पूछे गए थे। बाकी सोनभद्र का वैसे वास्तविक नाम क्या लिया जाता है? तो इसको कहा जाता है यूपी के सापेक्ष में स्विट्जरलैंड। यूपी का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसे पावर कैपिटल नाम दिया जाता है। पावर कैपिटल की भी संज्ञा इसे दी जाती है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो कोयले की एक परत है, बेसिकली हम कह सकते हैं उसकी श्रृंखला है, वो आपको यहाँ पे दिख मिलती है। तो पावर कैपिटल इसी नाते इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम पुनः समझ होता है कि किरण बलियान की जब बात की जाए तो किरण बलियान काफी चर्चा में थी, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनका संबंध एशियन गेम 2023 से समित हो जाता है।
तो किरण बलियान की जब बात की जाए तो किरण बलियान का नाम काफी चर्चा में रहा, खास करके इन्होंने कांस्य पदक जीता। अगर इनकी बात की जाए तो यह किस खेल से सम्मिलित हो जाती है? किरण बलियान। किरण बलियान की जब बात की जाए तो किरण बलियान का नाम हमें देखने को मिल जाता है। किरण बलियान की जब बात की जाए तो किरण बलियान हमारे यूपी से सम्मिलित होती हैं, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या है? किरण बलियान। किरण बलियान की जब बात की जाए तो ये कहाँ से जानी जाती है? काफी मेहनती लड़की हैं और कायदे से अगर देखा जाए तो हमारी यूपी से सम्मिलित है, इसी नाते इनका नाम काफी चर्चा में। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से आ जाता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने इनके बारे में सुना भी होगा। अगर हम क्या बोलते हैं, किरण बलियान की बात करें तो किरण बलियान समर्थित जो है वो एशियन गेम में काफ़ी चर्चा में आई थी। बेसिकली एशियन गेम के बारे में तो आप भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं हांगजाऊ का, हांगजाऊ की जब बात की जाए तो हांगजाऊ खास करके जहाँ पे हम बात करते हैं किसको लेकर के, चाइना में, तो यहाँ पे ये गेम आपका आयोजित हुआ था। और इसकी जब बात की जाए तो ये वैसे तो 2022 का था, लेकिन कोविड के कारण एक्सटेंड किया गया था, तो 2023 में इसका आयोजन हुआ था। बेसिक अगर देखा जाए तो इसमें भारत की जब बात की जाए तो भारत की एक अच्छी अवस्थिति रही थी और भारत ने, आप कह सकते हो, कुल 107 जो पदक होते हैं वह इसमें जीते थे। ठीक है, भारत की जब बात की जाए तो भारत ने कुल 107 पदक जो होते हैं वो बेसिक तरीके से यहाँ पे, आप कह सकते हो, इसने यहाँ पे जीते भी थे। जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रहा था 28 इनके गोल्ड पदक थे। 28 गोल्ड थे और इसके अलावा 38 की जब बात की जाए, 38 इनके क्या थे, सिल्वर पदक थे। 38 जो थे वह आपके क्या थे, सिल्वर पदक थे। और इसके अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो 41 पदक जो थे वह आपके क्या थे, वह आपके ब्रॉन्ज मेडल या आप कह सकते हो कांस्य पदक थे। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल की जब बात की जाए तो ये इसमें शामिल थे। तो इस तरीके से 107 पदक यहाँ पे भारत के द्वारा जीते गए थे, जहाँ पे 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। हंगजाऊ की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। किरण बलियान की जब बात की जाए तो ये एक कांस्य पदक जीतने वाली एक महिला थी। और इनकी जब बात की जाए तो ये जो एक गेम होता है 60 फुट, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक बड़ा भारी भरकम सा लोहे का गेंद होता है और उसका वेट होता है और उसे क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनका जो संबंध होता है ये गोला फेंक से समेत जानी जाती हैं। और रहने वाली कहाँ की हैं, तो ये आपकी रहने वाली हैं मेरठ की। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ से किरण बलियान का नाम समित हो जाता है। वैसे कुछ और नाम इसी बीच में चर्चा में आए थे, जैसे आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, अन्नू रानी। अन्नू रानी की जब बात की जाए तो इनका संबंध किससे है, तो ये हमारी यूपी से समित जानी जाती है और इनका संबंध होता है भाला फेंक से। ठीक है, तो भाला फेंक की अन्नू रानी जानी जाती हैं। इवन अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, पारुल चौधरी, काफ़ी चर्चा में नाम रहा था। पारुल चौधरी की जब बात की जाए तो पारुल चौधरी का संबंध कहाँ से आ जाता है, पारुल चौधरी की जब बात की जाए तो ये भी आपकी मेरठ की बिटिया हैं। और खास अगर देखा जाए तो ये मैराथन, बेसिकली आप कह सकते हो दौड़ प्रतियोगिता से इनका संबंध हो जाता है। अभी आपने एक देखा होगा ना, एक लड़की काफ़ी चर्चा में रही है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बात की जाए तो वह लड़की इतना परफेक्शन है उसके बॉलिंग में कि अगर उसको थोड़ा-सा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, तो हमें लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो महिलाओं का एक समूह होता है, उसका बड़ा चहकता, कह सकते हो चमकता सितारा होगा। तो बेसिकली ऐसे हमारे यहाँ पे युवाओं की जब बात की जाए तो कई सारे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के युवा हैं, जिनकी जब बात की जाए तो जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसी संदर्भ में ऐसे कुछ नाम जो गुमनाम होते हैं, अगर उनको व्यवस्था में रखा जाए तो वो अपने आप में काफ़ी बेहतर साबित होते हैं। खैर, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत पहली बार पशुओं के लिए एक सौदाह केंद्र आपका स्थापित किया गया। पशुओं के लिए सौदाह केंद्र यह यूपी के किस जिले में खोला गया? पशुओं के लिए सौदाह केंद्र मतलब आप भी जानते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुख्यतः देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो फिर क्या किया जाता है, या तो उसे दफना दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। इवन अगर नहीं कुछ होता है तो कम से कम एक काम किया जाता है कि उसे नदी में डाल दिया जाता है, ताकि जो जलीय जीव होते हैं वो उसको खा लेते हैं।
हमारे यहाँ पे जो जानवर होते थे, पुराने समय में क्या सीन होता था कि पुराने समय में कोई जानवर मरता था, तो पहली संकल्पना ये थी कि किसान लोग क्या करते थे, उसको ले जाकर के कहीं दफना देते थे, तो वो डिकम्पोज़ हो जाता था। और जंगली जानवर जो होते थे, बड़े-बड़े जंगल क्षेत्र होते थे, तो वहाँ पर कहीं मर गए हैं, तो उस दशा में जो गिद्ध होता था, वो बेसिकली उसको खा कर के डिकम्पोज़ कर देता था। आज आपने देखा है कि शहरी आबादी बढ़ चुकी है, जंगल रहे नहीं, गिद्ध खत्म हो गए हैं। तो ये जो जानवर होते हैं, ख़ास करके चाहे वो पालतू हों, चाहे वो कह सकते हो कि अनाथ जानवर जिसे हम कह सकते हैं, छोटा पशु, तो जब इनकी डेथ होती है तो ये कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे ही पड़े रहते हैं। अब इस दशा में इनकी साफ-सफाई की जाती है। पुराने समय में क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे नगर निगम वगैरह होती थी, वो उसको ले जाती थी और गड्ढा खोद करके वहीं पे दफना देती थी। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि जैसे हम मनुष्य को जला देते हैं, तो जैसे उसका राख होता है, अवशेष के रूप में कुछ नहीं बचता, तो हम क्यों ना जानवरों को भी जला दें। अगर इनको जला देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इनका भी कोई अवशेष नहीं बचेगा और इससे हमारे एनवायरनमेंट में एक जो साफ-सफाई का कॉन्सेप्ट है, वो बेहतर रह पाएगा। तो इसी नाते ये सौदाह केंद्र आपका स्थापित किया गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूर्णतः अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये ध्यान रखिएगा बिजली संचालित होते हैं। आजकल तो आपने देखा भी होगा, अगर आप कहीं जाते होंगे, ख़ास करके सौदाह के लिए, तो जैसा में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बिजली से चलने वाले भी आपके सौदाह केंद्र होते हैं, जहाँ पे आपको लकड़ी वगैरह नहीं लगाना पड़ता और जिस तरीके से हीटर काम करता है, वैसे ही यहाँ पे आग लग जाती है। तो यह आपके स्थापित किया गया है पहले चरण में, ख़ास करके जब हम बात करते हैं बनारस में। हालाँकि बनारस के अलावा इसको और भी कुछ लोकेशन में स्थापित किया गया था। जैसे गाज़ियाबाद की जब बात की जाए, तो गाज़ियाबाद में भी इसकी स्थापना की गई थी। आने वाले समय में इसको कहा गया कि हम क्या करेंगे, लखनऊ में भी स्थापित करेंगे। लखनऊ के अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका गोरखपुर है, यहाँ पे भी स्थापित करने की बात की गई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब जो बड़े-बड़े मेट्रो टाइप के शहर हैं, जहाँ पे बड़ी जनसंख्या रहती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पशुओं की समस्या बेसिकली आप कह सकते हो कि जो मृत पशु होते हैं, उन मिस पशु की जब बात की जाए, तो मृत पशु का जो शरीर होता है, उसको एक तरीके से क्या करना है, उसे व्यवस्थित करने के लिए, उसे कह सकते हो व्यवस्थित करने के लिए, ये पशु सौदाह केंद्र आपका स्थापित किया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहीं पे एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था, कुत्ता पार्क और कुत्ता पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये आपके लखनऊ में। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा बंदरबन, ये बंदरबन कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यह आपके लखनऊ में ही स्थापित किया गया। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में आपका बंदरबन स्थापित किया गया। तो ऐसे कई सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, अब लखनऊ में भी हो जाएगा, लेकिन पहला जो स्थापित हुआ था वो बनारस में स्थापित हुआ था, तो जो कि कई बार परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है कि रेशम कृषि महोत्सव की जब बात की जाए तो यह यूपी के किस जिले में आयोजित किया गया? रेशम कृषि महोत्सव। रेशम कृषि महोत्सव की जब बात की जाए तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके रूप में देखने को मिल जाता है? रेशम कृषि महोत्सव। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपके हो जाते हैं किसके सापेक्ष में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, गोरखपुर में या फिर आपके लखनऊ में। एक्चुअली हमने आपको कई बार इस बात को मतलब जिक्र भी किया है और बताया भी है कि आज हमारे यहाँ पे वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में सरकार का जो एक फोकस है वो पर्यटन और इतिहास को छोड़ करके और थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास है। बेसिकली आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद हैं, उन कृषि उत्पाद की जब बात की जाए तो इन कृषि उत्पादों को क्या किया गया है, चिन्हित किया जा रहा है और इसको लेकर के हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, एक विषय चल रहा है कि हम ऐसे जो कृषि उत्पाद हमारे यहाँ के हैं, उनको अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। और इसी नाते आपने देखा होगा अलग-अलग महोत्सव जैसे इटावा की जब बात की जाए तो इटावा में आपने नाम सुना होगा कटहल महोत्सव। जैसे आपने नाम सुना होगा श्री अन्न के अलावा अगर देखा जाए तो आपका गुड़ महोत्सव, गुड़ के अलावा आम महोत्सव, ये सब कहाँ पे? तो यह आपके लखनऊ में, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा जैसे पान महोत्सव, ये कहाँ पे? पान महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपके महोबा में आयोजित किया गया। आपका केला महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे? केला महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपके कुशीनगर में आयोजित किया गया। इसी तर्ज पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारी यूपी के अंतर्गत ही खास करके जब हम नामों की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा जैसे क्या बोलते हैं, यूपी के अंतर्गत ही स्ट्रॉबेरी महोत्सव। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव की जब बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किए गए? तो यह आपके झांसी में आयोजित किया गया। लोकेशन की ही जब बात करें तो इसी क्रम में आपने नाम सुना होगा पान महोत्सव तो हमने बताया। आंवला महोत्सव, ये कहाँ से समित है? आंवला महोत्सव की जब बात की जाए तो आंवला महोत्सव आपके प्रतापगढ़ जिले में आयोजित किया गया। ठीक है।
इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा अमरूद महोत्सव। ये कहाँ पे? तो यह आपका आयोजित किया गया जब हम बात करते हैं प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में अमरूद महोत्सव इसका आयोजन किया गया। इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बाजरा महोत्सव, ये बाजरा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह आपके वर्तमान आगरा में आयोजित किया गया। बेसिकली आपका मानना हो सकता है कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के ऐसे कई सारे केंद्र बिंदु को चिन्हित किया गया जहाँ पे विभिन्न प्रकार के खेती बाड़ी के उत्पाद आपके उत्पादित किए जाते हैं और इनको यहाँ से क्या किया जाता है, बेचने का प्रयास किया जाता है। तो अब यहाँ पे रेशम कृषि की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये आपके गोरखपुर में। इवन अगर देखा जाए तो इसको नाम भी दिया गया था सुनहली महोत्सव। ठीक है, तो सुनहली महोत्सव की जब बात की जाए तो सुनहली महोत्सव का भी यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें आपने नाम सुना होगा, एक हमारे यहाँ पे नाम लिया जाता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो की जब बात की जाए तो स्वीट पोटैटो को आधारित करते हुए, या जिसको हम अपने लोकल क्षेत्र में क्या बोलते हैं, गंजी नाम दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो महिलाएं फास्ट वगैरह रहती हैं, पुरुष वगैरह, तो सर्दियों में इसका क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। आलू की तरीके से होता है बेसिकली, लेकिन ये थोड़ा सा स्वाद में मीठा होता है। जमीन में ही ये भी पैदा होता है, तो इसी नाते इसको स्वीट पोटैटो नाम देते हैं। तो उसको आधारित करते हुए शकरकंदी महोत्सव या सुनहली महोत्सव की जब बात की जाए तो यह आपका यहाँ पे आयोजित किया गया। ठीक है, तो शकरकंदी महोत्सव या खास करके जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, सुनहली महोत्सव, तो आपके इसी गोरखपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको नाम ध्यान रखिएगा। नामों की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किसी एक राज्य सरकार के द्वारा एक नए कॉन्सेप्ट को व्यवस्थित किया गया, और जिसकी जब बात की जाए तो जिसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, खास करके यम युवा। यम युवा अभियान की जब बात की जाए तो यम युवा अभियान की शुरुआत की गई, और इसकी जब बात की जाए तो ये मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर आपके राजस्थान में। यम युवा, या जिसको हम कह सकते हैं मेरा युवा। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। अ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक राज्य स्तर की योजना है। ठीक है, राज्य स्तर की योजना है, अर्थात इसमें आप कह सकते हो कि राज्य के ही निवासी क्या करेंगे, इसके लाभ ले पाएंगे। मतलब कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो राज्य स्तर के जो लोग निवासी हैं वहीं इसका लाभ ले पाएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि जो भी व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का उद्यम लगाना चाहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना खुद का उद्यम लगाना चाहते हैं, तो खुद का उद्यम लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी देने के लिए सरकार ने बोला कि हम क्या करते हैं, पूंजी व्यवस्था करेंगे। पूंजी व्यवस्था की जब बात की जाए तो पूंजी व्यवस्था क्या करेंगे, पूंजी व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया कि देखो हम आपको शुरुआत में 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेंगे, और ये जो ऋण दिया जाएगा इस पे कोई भी ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। इवन अगर देखा जाए तो इसको तो ये भी कहा गया कि इसको आगे चल करके बढ़ा दिया जाएगा, और बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको 5 लाख रुपए का दिया जाएगा, बाकी बाद में क्या किया जाएगा, ये बढ़ा करके 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपया कर दिया जाएगा। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख उद्यम हम क्या करें, प्रति वर्ष आपके स्थापित करें, और इस एक तर्ज पे आप कह सकते हो कि 10 सालों में कम से कम 10 लाख उद्यम हमारे यहाँ पे नए जनरेट किए जाए। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी एक टारगेट रखा गया कि देखो इस योजना का लाभ उसी युवा को दिया जाएगा जो कम से कम क्या हो, 8वीं पास हो। 8वीं पास अगर कोई युवा है और उसके पास कोई नया विचार है, या कोई एक स्व स्थापना करने वाला स्वरोजगार है जिसको अपने यहाँ पे स्थापित करना चाहता है, तो उस दशा में हम क्या करते हैं, उसका सहायता करेंगे। तो खास करके अगर देखा जाए तो एमएसएमई उद्योग को आधारित करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जब बात की जाए तो इसको स्थापित अगर वो करना चाहता है, जैसे दुनिया भर की चीजें हैं, आप कह सकते हो जैसे धान की कुटाई की मशीन लगा लिया, टेंट हाउस की दुकान लगा लिया, या आप कह सकते हो अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया। बेसिकली आप कह सकते हो जिसमें कम पूंजी लगे लेकिन रोजगार के लिए कई सारे लोग आपके कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पे सरकार आपके क्या करेगी, शुरुआती दिनों में 5 लाख रुपए, लेकिन बढ़ा करके दूसरी बार अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो उस दशा में 10 लाख रुपए तक आपको लोन दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार ने अगले 10 सालों में 10 लाख एमएसएमई आर्थिक इकाइयों को यहाँ पे आर्थिक सहायता देने की बात की है, जिसमें पहली किस्त 5 लाख रुपए दी जाएगी और ये क्या होगा, ब्याज मुक्त होगा। लेकिन दूसरी किस्त की जब बात की जाए तो ये 10 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपको ब्याज दिया मतलब ब्याज मुक्त होगा। हाँ, एक चीज जरूर रखा गया है कि इसमें क्या होगा, आपको डिजिटल पेमेंट करना होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की जब बात की जाए तो यहाँ पे शुरू किया गया किसके माध्यम से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के माध्यम से। इवन अगर देखा जाए तो निर्यात प्रोत्साहन जो विभाग है उसके माध्यम से इसको लागू किया गया।
आयु सीमा की जब बात की जाए तो 21 से लेकर के 40 वर्ष का योग्यता यहाँ पे रखा गया, मतलब आयु सीमा। और 8वीं पास यहाँ पे क्या है, न्यूनतम योग्यता आपकी रखी गई है। तो 8वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। 21 से लेकर के 40 साल की उम्र सीमा लग जाती है। समोसा बेचने वाले नहीं, उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो वो जो एक योजना चलाई गई थी रेहड़ी पटरी वाली, हम एग्जैक्ट उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें आप इसमें लाभ ले सकते हैं। इवन अगर देखा जाए तो आपने एक और ऋण के बारे में सुना होगा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें आपने सुना था शिशु, तरुण और किशोर, इस टाइप के लोन देने की पद्धति थी। खासा अगर देखा जाए जिसमें 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तक का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, और उसमें भी कुछ ब्याज की रियायत आपको देने की बात रखी गई थी। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वह नाम आपको देखने को मिलता है। सतीश गुप्ता जी, ये कहना काल्पनिक नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से काल्पनिक है। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानना है ना, तो आप कुछ ना करिए, चले जाइए फटा बुशर्ट पहन करके, एक ठो पुराना गमछा लपेट करके बैंक वाले के पास, कह दीजिए हमने सुना है कुछ ऐसा प्रचार आ रहा था टीवी पे, पैसा चाहिए हमें। बैंक वाला कहेगा ना, जैसे आए हो कोशिश करो वैसे चले जाओ, नहीं तो हमारे पास गार्ड है, ठीक है, उठवा के फेंकवा देंगे। और हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है जो आप सुना रहे हो, ठीक है। पहली बात तो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, यहाँ पे कोई लोन वोन नहीं मिलता है। हम किसको लोन देते हैं, किसको, विजय माल्या जैसे व्यक्ति को, जो हमारा लाखों करोड़ों का लोन ले, चुका ना पाए, छोड़ करके देश भाग जाए, और कायदे से हम सदन में बैठ करके ताली बजवाते हुए अपने ऋण को क्या करते हैं, माफ करा देते हैं। कोई टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से चलती हैं। ये जो सड़क छाप लोग हैं ना, जो मजदूरी करके मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स दे करके जीना चाहते हैं ना, उनका जीना हराम हम करते हैं। अभी आपने देखा होगा ना, मध्य प्रदेश में एक ऐसा केस आया है जहाँ पे कुछ एक धनराशि थी, लोन के रूप में ली गई थी, वहां पे डुगडुगी पटवा करके उसे पीट पीट करके ले जाया जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया हजम करके बैठा है, उसका ये ब्याज तक नहीं ले पाते हैं, और उसके अभिवादन के रूप में हमेशा थाली लगा के सजाए रहते हैं। कर क्या ही कहा जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो सॉरी न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्ति की गई है। तो राज्य की जब बात की जाए तो राज्य के एक नए न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, अगर यहाँ पे देखी जाए। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समित होते हैं विजय कुमार, प्रशांत कुमार, अरुण भंसाली, या फिर आपके सूरज मिश्रा। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नए न्यायाधीश की जब बात की जाए तो नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, और यह नाम समेत आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपने सुना होगा आजकल हमारी यूपी में कुछ नए नाम, जैसे नए नामों की जब बात की जाए तो सबसे पहला नाम डीजीपी ही हो जाता है। डीजीपी की जब बात की जाए तो नाम क्या होता है, मनोज कुमार। अभी आपने देखा था, सॉरी डीजीपी की बात करें, डीजीपी के संदर्भ में क्या हो जाता है, प्रशांत कुमार, ठीक है। तो प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो इनकी नियुक्ति की गई थी पिछले दिनों में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मुख्य सचिव की जब बात की जाए तो मुख्य सचिव का संदर्भ कहाँ से आ जाता है, तो मुख्य सचिव की जब बात की जाए तो ये समित हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। जब हम नामों की बात करते हैं तो इसी क्रम में बेसिकली अगर देखा जाए तो मनोज कुमार, तो मनोज कुमार की जब बात की जाए तो मनोज कुमार क्या हो जाते हैं, मनोज कुमार हमारे मुख्य सचिव हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है अरुण भंसाली। अरुण भंसाली की जब बात की जाए तो अरुण भंसाली जो है ये हमारे यहाँ पे खास करके इस रूप में जाने जाते हैं। अरुण भंसाली का नाम ध्यान रखिएगा, हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, बबीता सिंह चौहान। क्या नाम है, बबीता सिंह चौहान। बबीता सिंह चौहान की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, ये हमारे यहाँ पे जो महिला आयोग अध्यक्ष है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष की जब बात की जाए तो उसके रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इवन अगर देखा जाए तो इसी में उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया था, तो उपाध्यक्ष की जब बात की जाए तो उसमें चारू चौधरी, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना था, अपर्णा बिष्ट, ठीक है। तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा, खास किसके रूप में नियुक्त किए गए थे, तो यह आपके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी। अरुण भंसाली की जब बात की जाए तो ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। और नियुक्ति की जब बात आती है तो ये कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये कितने साल तक क्रम में बने रहते हैं, तो आप भी जानते हैं 62 वर्ष तक इनकी सेवा काल होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो 6 साल इनका टेन्योर होता है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में ये आपके बने रहते हैं। खास अगर देखा जाए तो नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया।
फिश म्यूजियम की जब बात की जाए तो ये फिश म्यूजियम आपके यूपी में पहली बार खोला गया, और इसकी जब बात की जाए तो ये नाम समित हो जाता है। खास अगर देखा जाए तो ये हो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर मुरादाबाद। ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम थोड़े से चर्चा में रहते हैं। अभी आपने मीरा फातिमा बीवी के बारे में सुना ही होगा, जो संयोग से आप कह सकते हो कि भारत में पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और संयोग आप कह सकते हो कि अभी यूपी राज्य में यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें उनसे समेत आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कुछ ऐसे यूनिक नाम है तो उनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे खोला गया था। फिश म्यूजियम की जब बात की जाए तो यह किससे समित है, तो आप भी जानते हैं कि जो अलग अलग वैरायटी के विभिन्न प्रकार की मछली होती है, विभिन्न प्रकार की जब बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की जो मछली होती है, तो उन मछलियों की जो अपनी संरचना होती है, उस संरचना विशेष को जानना बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि उसी से उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी पता चलता है कि जो आज की हमारी परंपरा है, जैसे हमारी जलवायु है, हमारा मौसम है, हमारे इन्वायरमेंट है, उन सब का क्या एक असर हो रहा है जो वर्तमान की मछलियाँ हमारे यहाँ पे है। जैसे एवोल्यूशन हमारे लिए है कि भाई मनुष्य पहले बंदर था, आज मनुष्य है, तो उसी तरीके से मछलियों में भी क्या होता है, दिन पर दिन परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं, जैसे हम अगर दो कैटेगरी करें, एक खारे पानी वाली मछली, एक आपके मीठी पानी वाली मछली। इन विषयों के ऊपर विभिन्न सारे संदर्भों में लोग क्या करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या उनको एक तरीके से देखना भी चाहते हैं। जैसे आपके घर में एक्वेरियम अगर छोटा सा लगा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसी बात को लेकर के यह आपका फिश म्यूजियम खोला गया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे, तो ये आपका जो लखनऊ में एक संस्थान है। एक्चुअली लखनऊ में आपने नाम भी सुना होगा, किसके बारे में, NBFGR के बारे में। क्या बोलते हैं, NBFGR। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो पूरा नाम क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसर्च। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान शोध की जब बात की जाए तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है, और इसी लखनऊ के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इवन इसी में अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत का, तो पूर्वोत्तर भारत की जब बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये अभी स्टार्टिंग में अरुणाचल प्रदेश की जब बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की जब बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना करी गई है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला स्थापित किया गया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश का पहला जो देख पा रहे हैं वो लखनऊ में। बाकी अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में एक आपने नाम सुना होगा, एक नई संकल्पना फिश मार्ट, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो फिश मार्ट आपका स्थापित किया गया है चंदौली में। ठीक है, और यहीं पे अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं इस पश्चिमी यूपी के सापेक्ष में, तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा मुरादाबाद के बाद में मुजफ्फरनगर जिला। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर जिले की जब बात की जाए तो मुजफ्फरनगर जिले में भी एक ऐसी स्थापना की बात चल रही थी। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिश मार्ट आपके चंदौली जिले में स्थापित किया गया है। अच्छा, मुरादाबाद, तो मुरादाबाद की जब बात की जाए तो मुरादाबाद में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो पहला तो चंदौली में, दूसरा आपके मुरादाबाद में। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक संस्थान मछलियों के ऊपर आधारित लखनऊ में है, और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक संस्थान आपने नाम सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मछली पाई जाती है वो पाई जाती है मीठे पानी वाली। तो मीठे पानी वाली मछली की जब बात की जाए तो उनको आधारित करते हुए प्रयागराज में क्या है, एक आपका शोध संस्थान देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज में, जिसको मीठे पानी का कम, इवन हम उसको नाम देते हैं अंतर स्थलीय। अंतर स्थलीय क्यों कहते हैं, क्योंकि समुद्री क्षेत्र जो होता है वो अनवरत खुला क्षेत्र होता है, लेकिन ये जो नदी तालाब पोखर ये सब होते हैं, ये सीमित होते हैं, मतलब आप कह सकते हो मैदानी क्षेत्र से घिरे होते हैं, तो इसी नाते उसको अंतर स्थलीय नाम दिया जाता है। इनलैंड वाटर की जब बात की जाए तो उस सापेक्ष में यहाँ पे मीठा पानी मिलता है, और मीठे पानी के संदर्भ में यह नाम आपको मिलता है। तो फिश म्यूजियम यहाँ पे स्थापित किया गया। अच्छा, लखनऊ में बिल्कुल आपका कहना सत्य है, यहीं पे अभी आपने सुना होगा साक्षरता म्यूजियम भी स्थापित किया गया। तो साक्षरता म्यूजियम की जब बात की जाए तो एक साक्षरता म्यूजियम जो है ये भी कहाँ स्थापित किया गया, तो ये भी आपके इसी लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, नाम आ रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को एक आर्थिक मदद देने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। और यह योजना शुरू करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि किसान मजबूत बन पाए आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनेंगे, इसका एक छोटा सा सीन समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आजकल हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा धान की कटाई हुई है। अब धान की कटाई हुई है
तो बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनको मशीन की कटाई देनी थी, गेहूँ के बीज लाने थे, फसल की सिंचाई करनी थी, मज़दूरी देना था, तो उनके पास पैसा नहीं था, खेत की जुताई वगैरह के लिए। तो उस दशा में उन्होंने क्या किया, जैसे ही धान की फसल आई, तुरंत ही क्या कर दिया, उन्होंने बेच दिया। अभी आपने धान की एमएसपी को देखा था, कितने रुपए था? 2300 रुपए क्विंटल था। हमने देखा कि सामान्य धान की जो कैटेगरी है, वह कितने रुपए क्विंटल थी? 2300 रुपए क्विंटल थी। लेकिन ये 2300 रुपया क्विंटल कब मिलता? जब आप सरकारी गल्ले की दुकान पे जाते, बेसिकली जो उनका लेवी सिस्टम होता है, वहाँ पे अगर आप धान के लेके जाते। अगर आपने क्या किया, इस धान को किसी व्यापारी को बेच दिया और आनन-फानन में बेचा, जल्दी में बेचा, तो व्यापारी कहेगा अब 15 रुपया ले लो, 16 रुपया ले लो। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये धान आपका क्या हो गया, वही धान 1500 रुपया क्विंटल गया। मतलब सीधे तौर पे आप कह सकते हो, सीधे-सीधे आपको क्या हो गया, औसत अगर हम यहाँ पे अंतर निकाल पा रहे हैं, तो 800 रुपए क्विंटल का ये क्या होता है, नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आपकी तत्काल की ज़रूरत है। इवन अगर देखा जाए तो बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनके पास इतना स्पेस नहीं है कि ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करके रख पाएँ, क्योंकि अनाज वगैरह रखना बड़ा गंभीर विषय होता है। कई बार आगजनी को लेकर के, कई बार उसको सुरक्षा को लेकर के, कई बार चूहे से नुकसान को लेकर के। तो उस दशा में आप देख पा रहे हैं कि पहले ही चरण में ₹800 उसका सीधे तौर पे नुकसान हो रहा है। सरकार ने कहा कि देखो एक काम हम आपको करते हैं, हम जो आपका ये रखने वाला प्रोसीजर है, अगर इसको थोड़ा-सा विलंब करा दें तो क्या बेहतर होगा? मतलब ऐसी तो जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा बहुत आप उधार-उधार लेकर के काम चला सकते हैं खेती-बाड़ी का। एक काम करिए, आप अपने घर पे इस अनाज को रखिए, 1-2 महीना तो रख ही सकते हैं, और जब ये लगे कि आपको सरकारी गल्ले की दुकान फ्री हो गई है या आपके पास अतिरिक्त समय है, जब आप फ्री हैं तब आप ले जाकर के बेचिए। तब तो आपको वाजिब दाम मिलेगा, ₹2300 वाले मिलेगा, अर्थात आपकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि ₹800 आपको अलग से मिल रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो नुकसान आपका हो रहा था। तो इस दशा में सरकार ने इस एक योजना को बेहतर तरीके से चालू किया, जिसको नाम दिया गया खास करके, कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे यह योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के साथ अगर देखा जाए तो कुल ऐसे 8 राज्यों को इसमें चिन्हित किया गया, जहाँ पे यह योजना चालू किया गया, किसके रूप में? प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। ये भाई क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है भंडारण। तो अनाज भंडारण की जब बात की जाए तो अनाज भंडारण को लेकर के यह विषय व्यवस्थित किया गया कि किसान एक काम कर सकता है, या तो वह अपने घरों पे अनाज को भंडारित कर ले, नहीं अगर अपने घरों पे भंडारित कर पाता है तो जो सरकारी गोदाम है वहाँ पे लाके रख दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं ना। 2-3 महीने अगर रखेगा और उसके बाद उस अनाज को बेचेगा तो हमें लगता है कि उसको बेहतर धनराशि प्राप्त होगी। जहाँ पे इस चीज़ को हमने देखा कि सामान्य व्यापारी को बेच रहे थे तो आपको 1500 रुपए मिला, लेकिन आपने सरकारी दुकान पे बेचा तो अभी हमने देखा 2300 रुपए क्विंटल मिला। ये 800 का जो नुकसान हो रहा था, वो आपका नहीं होगा, और ज़ाहिर-सी बात है जितना ही आपका कम नुकसान होगा, वही आपके लिए क्या होगा, बेहतर लाभप्रद होगा। अब आप समझिएगा किसी के पास अगर 100 क्विंटल चावल हुआ है, बेसिकली अनाज हुआ है, धान की फसल हुई है, तो उसका तो 80,000 रुपए सीधे फ़ायदा होगा। कितना बेहतर है, ठीक है? तो इसी नाते पीएम किसान भाई योजना ये लागू की गई है भंडारण को लेकर के, ताकि किसान अतिरिक्त इनकम यहाँ पे क्या कर पाए, सहेज पाए, ठीक है? खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नाम आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक संस्थान है, और इस संस्थान की जब बात की जाए तो इस संस्थान ने कहा कि जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता का हम लोग क्या करेंगे, उर्दू अनुवाद करेंगे। लेकिन उस उर्दू अनुवाद की जब बात की जाए तो उस पर भी हम शोध करेंगे, और ऐसे करके हम देश का पहला विश्वविद्यालय बन जाएंगे। आपने सुना भी होगा, एक नाम काफ़ी चर्चा में आता है, दारा शिकोह, औरंगज़ेब का भाई था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा यूनिक व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि इसकी जो परंपरा थी वो यही थी कि ये बेसिक अगर देखा जाए तो जैसे रामायण नाम की जो पुस्तक है, या जो महाभारत नाम की पुस्तक है, या और भी हिंदू ग्रंथ हैं, उन सब का क्या करता था, बेसिक आप कह सकते हो कि इनका फ़ारसी या इनका उर्दू अनुवाद किया था। उर्दू या फ़ारसी अनुवाद करने से फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली आप समझ पाते हैं कि हमारे यहाँ पे जो और दूसरे वर्ग से समेत व्यक्ति हैं जिनको हिंदी नहीं आती है या जो इसमें समझ नहीं रखते हैं, उर्दू उनकी समझ है, तो उसमें क्या होता है, बेहतरी से वो उसको समझ पाते हैं कि आखिर उस विषय के बारे में क्या बताया गया। जैसे मान लेते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती है, तो हम कुरान नहीं पढ़ पाएँगे, साफ-सी बात है। लेकिन इन केस मान लेते हैं हमारा मन होता है कुरान पढ़ने का, तो उस दशा में हमारे लिए क्या होती है, हिंदी प्रति, अंग्रेजी प्रति अवेलेबल होती है, जिससे हम उसके थीम को समझ पाते हैं। तो यही बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए खास करके अब भगवत गीता को यहाँ पे बीच में रखा गया कि भगवत गीता के जो पूरे एक मानक है उसको व्यवस्थित करते हुए उर्दू, उसके अनुवाद को और उसके ऊपर शोध करते हुए उस विषय को व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किसने किया है, तो ये किया है आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएचयू नाम देते हैं।
बीएचयू की जब बात की जाए तो बीएचयू की जो संकल्पना है आप भी जानते हैं 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा हर्डिंग के बारे में। तो हर्डिंग की जब बात की जाए तो हर्डिंग के द्वारा क्या किया गया था? इसका शिलान्यास किया गया था। तो शिलान्यास की जब बात की जाए तो शिलान्यास तो हर्डिंग के द्वारा किया गया, लेकिन मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो 1916 में इसकी स्थापना करी गई थी। और नामों की जब बात की जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। ये किससे समित है? तो एनी बेसेंट की जब बात की जाए तो एनी बेसेंट एक ऐसी महिला होती है जिन्होंने पूर्ववर्ती तरीके से क्या किया था, इसको कह सकते हो कि मतलब स्थापित कराया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहा जा रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस और प्रयागराज के बीच में एक क्रूज सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है, और इसकी जब बात की जाए तो ये समित हो जाता है। हाँ, हेडिंग वहाँ क्लियर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर यह नाम समेत आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में यह नाम समेत आपको देखने को मिलता है। खास अगर देखा जाए तो यह किस क्रम में हो जाता है? उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यह नाम समेत होता है। आज के संबंध की जब बात की जाए तो आज के संबंध में यह क्रम के रूप में जाना जाता है। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम समेत होता है। क्लियर, यह नाम समेत हो जाता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत बनारस और प्रयागराज के बीच में क्रूज सेवा संचालित की जाएगी। अच्छा, इसका निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि आप भी जानते हैं अभी हमारे यहाँ पे प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में क्या चल रहा है, बेसिकली आप कह सकते हो कि कुंभ मेला चल रहा है। और कुंभ मेला की जब बात की जाए तो ये कुंभ मेला तो अपने आप में बहुत बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इसको महाकुंभ के रूप में जाना जा रहा है। एक्चुअली अभी आपने सुना होगा 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। ठीक है, 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि हमारे यहाँ पे महाकुंभ की बात चली है। मतलब आप समझिएगा कि 12 कुंभ आपके व्यतीत हो गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 12 ऐसे महाकुंभ व्यतीत हो गए हैं, क्योंकि 12 बढ़े 144। ठीक है, तो ये बड़ा महासंयोग हो जाता है। खास आपने सुना होगा 13 जनवरी से इसकी शुरुआत है, और 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी की जब बात की जाए तो इसके बीच में क्या किया जाएगा, इसका आयोजन बेहतर तरीके से किया जाएगा। अब इसी बात को लेकर के ये कहा गया है कि सरकार हमारे यहाँ पे पर्यटन और खास करके परिवहन दोनों चीज़ों को व्यवस्थित करे। उसी सापेक्ष यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, एक नाम आपने सुना होगा और उसे नाम दिया गया, यहाँ पे कह सकते हो कि नाम मिस है, जिसको नाम दिया गया निषाद राज कोच। क्या नाम दिया गया? निषाद राज क्रूज। ठीक है, तो निषाद राज क्रूज की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे चलाने की बात चली है। बाकी जटायु क्रूज और रामायण क्रूज कहाँ पे चलाया गया है तो ये आप भी जानते हैं, ये अयोध्या में चलाया गया है। जटायु और रामायण क्रूज जो है वो आपके अयोध्या में चलाया गया है। क्वीन क्रूज की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे चल रही है, ये आपके गोरखपुर में चल रही है। और गोरखपुर के अलावा अगर हम हनुमान क्रूज की बात करें तो ऐसा कोई क्रूज हमारे यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ पे अलकनंदा क्रूज पूर्व में चलाया गया था। और अलकनंदा क्रूज की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे चलता है, यह आपके बनारस में चलता है। इवन अगर देखा जाए तो अलकनंदा क्रूज को भी यहाँ पे प्रयागराज से बनारस के बीच चलाने की बात चल रही है। बाकी अगर देखा जाए तो गोरखपुर में आपने नाम सुना होगा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है यह यहाँ पे खोला गया है। इवन अगर देखा जाए तो आपके प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में भी इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नहीं होगा, निषाद राज क्रूज जो है ये आपका यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने लाख घरों में खास करके एक लक्ष्य रखा गया कि हम यहाँ पे सोलर ऊर्जा को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। सोलर ऊर्जा की जब बात की जाए तो सोलर ऊर्जा पहुंचाने का अभी हमारी यूपी सरकार ने एक टारगेट रखा है, एक आपका लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य की जब बात की जाए तो यह लक्ष्य आपका सम्मिलित हो जाता है। इस लक्ष्य की जब बात की जाए तो यह लक्ष्य आपको देखने को मिलता है। यूपी सरकार की जब बात की जाए तो यूपी सरकार के अंदर यह नाम सम्मिलित हो जाता है।
उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यह नाम सम्मिलित हो जाता है। नामों की जब बात की जाए तो किस संदर्भ में? सौर ऊर्जा के माध्यम से। सोलर ऊर्जा की जब बात की जाए तो सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। ये कितने लाख घरों में? एक्चुअली अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे 2 स्कीम चल रही है और 2 स्कीम की जब बात की जाए तो एक स्कीम है जिसका नाम है कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं सौर पंप वितरित किए जाते हैं, ठीक है? सौर पंप वितरित किए जाते हैं और यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में? खास करके जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सूर्य घर योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना यह एक योजना चालू की गई है और जिसके अंतर्गत सरकार का एक लक्ष्य था कि आने वाले समय में 1 करोड़ घरों में हम क्या करेंगे? अ, सौर ऊर्जा की जब बात की जाए तो सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे जिसके माध्यम से जो बिजली वगैरह की आपूर्ति होती है वो बेहतर तरीके से किया जाए। जैसे आप कह सकते हो कि आपके घरों में 300 यूनिट तक का जो बिजली का खर्च होता है, वह बिजली खर्च क्या किया जाए? अनिवार्यतः यहाँ पे बचाया जा सके, ठीक है? तो बिजली खर्च को बचाने के लिए यह व्यवस्था यहाँ पे करी गई। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत अब आप कह सकते हो सरकार ने लक्ष्य रखा था। तो सरकार की जब बात की जाए तो सरकार ने पिछले दिनों में अर्थात अगर देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार सरकार ने क्या किया है? लगभग आप कह सकते हो कि 48,000 लोगों के घरों में यह कनेक्शन लगवा दिया है सौर ऊर्जा का और आने वाले कह सकते हो मतलब वर्ष अंत की जब बात की जाए तो वर्ष अंत तक ये 30,000 कनेक्शन और लगा दिए जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 1 लाख घरों की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देख मिलता है। अ, बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले 3 वर्ष में हमारा एक टारगेट होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में कम से कम 25 लाख घरों पर कितने? करीब-करीब 25 लाख घरों पर ये सोलर ऊर्जा का जो कनेक्शन है वो किसी भी माध्यम से चाहे वो सोलर छत वाला हो, पीएम सूर्य घर योजना वाला हो या पीएम कुसुम योजना के अंदर जो आपके सोलर पंप सिंचाई वाले लगते हैं, दोनों यहाँ पे स्थापित किए जाएँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 25 लाख कनेक्शन देने की बात चली है अगले 3 वर्षों के अंतर्गत, ठीक है? तो ये लक्ष्य सरकार ने रखा है। कहा गया है राजधानी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राजधानी की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खास करके 68वीं स्कूल खेल गेम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? स्कूल खेम गेम की जब बात की जाए तो शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। बचपन में अगर आप गाँव के प्राइमरी स्कूल से या जूनियर स्कूल से जुड़े होंगे, तो शायद आपको इसके बारे में जानकारी होगी। हमें बेहतर जानकारी है क्योंकि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वो अलग बात है कि हम राज्य स्तर तक नहीं गए थे, ठीक है? सीन क्या होता है आपने देखा भी होगा प्राइमरी और जूनियर कॉलेजों के बीच में क्या होती है प्रतियोगिता होती है, जो सरकारी स्कूल होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि पहले तो ये स्कूल लेवल पे होता है, फिर ये प्रतियोगिता जाती है ब्लॉक स्तर पे, हाँ, ब्लॉक स्तर पे जाने के बाद फिर क्या होती है ये प्रतियोगिता आपकी तहसील पे जाती है, तहसील स्तर पे, तहसील स्तर के बाद ये जिला स्तर पे और जिला स्तर के बाद क्या हो जाता है ये राज्य स्तर पे प्रतियोगिता होती है। जहाँ पे सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं स्कूल के नौनिहाल पढ़ने वाले, वो वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अब की बार 68वीं प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया और इसकी जब बात की जाए तो यह समिति आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये संयोग से हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया और इस सफल आयोजन की जब बात की जाए तो इस सफल आयोजन का क्रम हमें देखने को मिल जाता है। इस सफल आयोजन की जब बात की जाए तो इस सफल आयोजन का क्रम हमें बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या हो जाता है? यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। आज उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में यह नाम देखने को मिल जाता है। 68वीं स्कूल खेल गेम प्रतियोगिता। कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की जब बात की जाए तो इसमें इसका सफल आयोजन किया गया। बापू बनारसी दास की जब बात की जाए तो ये भी स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, सैयद मोदी स्टेडियम, ये सब जो है यह आपके लखनऊ में स्थित है। वैन अगर देखा जाए तो एक स्टेडियम और ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं इकाना स्टेडियम, ठीक है? इकाना स्टेडियम की जब बात की जाए तो इकाना स्टेडियम जो है वह भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसे पूरा नाम क्या दिया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे यह यहाँ पे एक इकाना स्टेडियम आपको देखने को मिल जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम ये भी आपके यहीं पर लखनऊ के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो यह नाम ध्यान रखिएगा लखनऊ के अंतर्गत ये सारे कह सकते हो इंस्टीट्यूट हो जाते हैं और यहाँ पे ही खास करके क्या किया गया
यह प्रतियोगिता का एक सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की जब बात की जाए तो इस प्रतियोगिता का एक सफल आयोजन यहाँ से प्रमुख रूप से किया गया है। नाम की जब बात की जाए तो इस चीज को बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा, ये स्कूल गेम प्रतियोगिता अपने आप में हो जाती है। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है कि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे एक पुरातात्विक स्थल के खुदाई की कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खुदाई के कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। खुदाई कार्यक्रम बेसिक अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोकेशन है, कहीं पर भी ऐसा अगर पुरातात्विक अवशेष है तो उस स्थल की क्या की जाती है, खुदाई करी जाती है। और स्थल की खुदाई अगर की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको समाप्त करना है, बल्कि वहां से हमें क्या होता है, बेसिकली कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जब साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से हम नाना प्रकार की जानकारी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि हम भविष्य के बारे में या हमारा जो वर्तमान है उसके बारे में क्या करें, एक जानकारी कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस जानकारी के सापेक्ष में एक आप कह सकते हो ये पुरातात्विक स्थल है जिसकी खुदाई करने की बात चली है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पुरातात्विक स्थल जो है वह कहाँ से समित हो जाता है। ये पुरातात्विक स्थल की जब बात की जाए तो ये पुरातात्विक स्थल जो है ये कहाँ से समित हो जाता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये पुरातात्विक स्थल, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुरातात्विक स्थल जो है ये नाम लिया जाता है रामग्राम के रूप में। और इस रामग्राम की जब बात की जाए तो इस रामग्राम की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, तो यह एक प्रमुख रूप से बौद्ध अवशेष की जब बात की जाए तो बौद्ध अवशेष के रूप में जाना जाता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो यहाँ पे बुद्ध स्तूप के रूप में यहाँ पे पहचान इसको दी गई है। रामग्राम का बौद्ध स्तूप जब देखा जाए तो रामग्राम का एक बौद्ध स्तूप जो है वह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एक्चुअली सीन क्या था, अशोक के बारे में तो आपने सुना होगा, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। तो अशोक के द्वारा अलग-अलग लोकेशन की जब बात की जाए तो अलग-अलग लोकेशन पे जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में खोजबीन करी गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं इस लोकेशन की, तो इस लोकेशन पे जब अशोक आए, अशोक को एक तरीके से कह सकते हो मना कर दिया गया कि ऐसा करिए महाराज, बेसिकली इस स्तूप के संदर्भ की जब बात की जाए तो इस स्तूप को तोड़िए फोड़िए ना, इसको खो दिए वो दिए ना। ठीक है, तो बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अशोक की जब बात की जाए तो अशोक इसकी खोज किए थे, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके द्वारा इसकी खुदाई नहीं की गई थी। ठीक है, सामान्यतः अगर देखा जाए तो भारत देश का पहला एक ऐसा स्तूप है, ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा स्तूप है जिसकी खुदाई नहीं हुई है। ठीक है, जिसकी खुदाई नहीं हुई है, नहीं तो जितने भी आपके स्तूप हैं उनकी सामान्यतः क्या हुई है, खुदाई हुई है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिक मात्रा में जो अलग-अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, बेसिक अगर देखा जाए अवशेष के रूप में तो ये आपके प्राप्त होते हैं। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ईंटों की जब बात की जाए तो ईंटें प्राप्त हुए हैं, और मिट्टी के बर्तन की जब बात की जाए तो मिट्टी के बर्तन वगैरह भी आपके क्या हुए हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खास अगर देखा जाए तो बताया ये भी जाता है कि जब हमारे यहाँ पे छठी शताब्दी हुआ करता था, जब खास करके महाजनपद काल था, तो इसी महाजनपद काल में यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो कोलीय वंश है, कोलीय वंश, तो कोलीय वंश का यहाँ पे क्या होता था, शासन होता था। आपने नाम सुना होगा भगवान बुद्ध के पापा के बारे में, तो भगवान बुद्ध के जो पापा थे उनका नाम क्या था, सुद्धोधन था, और वो शाक्य गण के मुखिया थे। और उनकी मम्मी कौन थी, महामाया। तो महामाया का जो संबंध था वो कोलीय गणराज्य से थी, तो वही कोलीय गणराज्य है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोलीय वंश लोगों का यहाँ पे शासन था। तो इन्होंने भगवान के सापेक्ष में अगर हम बात करें, उनके जो अग्रज थे वो सापेक्ष में अशोक से ये निवेदन किया कि ऐसा करिए, इस स्तूप की खुदाई वगैरह ना करिए। लेकिन अभी भी ये जो अवशेष है वह आपको यहाँ पे क्या करता है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे खुदाई वगैरह की गई तो ईंट, मिट्टी के बर्तन, बेसिकली ईंट मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दीवार वगैरह का जो संदर्भ है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए, यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस स्थल की अब नए सिरे से खुदाई करी जा रही है। और ये स्थल कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके पड़ता है महाराजगंज जिले में। महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो महाराजगंज जिले में अब इसकी खुदाई करने की बात चली है, क्योंकि पुराने समय की जब बात की जाए तो पुराने समय में इसकी क्या की गई थी, खुदाई वगैरह नहीं करी गई थी। लेकिन अब ये हुआ है कि अब इसको क्या किया जाए, नए सिरे से एक नया आधार व्यवस्थित करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया संदर्भ व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो महाराजगंज जिले का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे यह स्तूप जो है
वो पिछले संदर्भों की जब बात की जाए तो पिछले संदर्भों में इसको खोदा नहीं गया था, तोड़ा नहीं गया था, लेकिन अब इसकी क्या की जा रही है, यहाँ पे आपकी खुदाई करी जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है, बताने का प्रयास करिएगा कि हाल ही में चल रही जो संभल जिले की एक जामा मस्जिद है, काफी चर्चा में चल रही है। तो जामा मस्जिद की जब बात की जाए तो ये जो जामा मस्जिद है, यह किसके संदर्भ में आपको देख मिलता है? बेसिकली जामा मस्जिद की जब बात की जाए तो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण किस एक के व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद की जब बात की जाए तो जामा मस्जिद किस एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित कराया गया था? काफी चर्चित रही है अभी कुछ दिन पहले ये मस्जिद, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ पुरातत्व विभाग के ही द्वारा खास करके अगर देखा जाए तो कुछ साक्ष्य, कुछ संबंध आपके खोजे जा रहे थे। खास अगर इसकी बात की जाए तो यह कहाँ से समझ हो जाती है, यह विषय आपको कहाँ से देखने को मिलता है? बेसिकली विषय कम, ये जो अवस्थिति है, अगर इस अवस्थिति की बात की जाए तो यह नाम आपको दिख सकता है। इस अवस्थिति की जब बात की जाए तो इस अवस्थिति का नाम आपको देखने को मिलता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में यह नाम आपको देख सकता है। हाँ, रहीम जी, उसको हम याद कर लिए हैं, आपका जो लेक्चर वाला मसला है उसे अब जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चर्चा में थी संभल में, और संभल जिले की जब बात की जाए तो जामा मस्जिद। बेसिक अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हो कि जामा मस्जिद जो है ये कहाँ पे बनवाई गई? संभल में। एक्चुअली संभल का एक इतिहास रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो कल्कि का अवतार है, ठीक है, भगवान विष्णु के जो कल्कि अवतार हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो कल्कि अवतार जो होगा, जो कि आप भी जानते हैं 10 अवतारों की हमारे पुराणों में चर्चा की गई है भगवान विष्णु के अवतारों को, और यहाँ पे ये कहा गया कि विष्णु के जो अवतार होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो उस 10 अवतारों में यह नाम आपका काफ़ी प्रमुख हो जाता है। जहाँ पे मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये निर्माण कराया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर की जब बात की जाए तो बाबर नाम का जो एक व्यक्ति है, जब वह भारत में आया और मुगल सत्ता की स्थापना करी, अपने वंश की नींव रखी और उसके साथ अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया, तो इसी सापेक्ष उसने क्या किया, दो नाम आपको सदैव सुनने में आता है। एक आपका कल्कि के सापेक्ष में ये आपका संभल की जामे मस्जिद हो जाती है, और एक नाम आपने सुना होगा, खास करके इसका ही सेनापति था जो आपके अयोध्या में एक आपका राम मंदिर तोड़ करके यहाँ पे बाबरी मस्जिद को डेवलप कराया था। बेसिक अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु के कई सारे अवतार आपने सुने होंगे, जैसे कश्यप अवतार, इवन शुक्र अवतार की जब बात की जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, राम अवतार। राम अवतार के अलावा कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार के अलावा अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध का अवतार। बुद्ध के अलावा परशुराम की जब बात की जाए तो परशुराम का अवतार। ठीक है, तो भगवान विष्णु की जब बात की जाए तो भगवान विष्णु के सापेक्ष में कई सारे अवतार आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अवतारों की जब बात की जाए तो इन्हीं अवतारों में यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं बाबर को लेकर के, तो बाबर के बारे में यह नाम रखा जाता है कि बाबर ने यहाँ पे क्या किया था, इस धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए खास करके इस मस्जिद का निर्माण कराया। और इसी मस्जिद के सापेक्ष में यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज भविष्य में आप भी जानते हैं यहाँ पे कल्कि का अवतार होना है, तो इसी नाते आपने संभल जिले में पिछले दिनों देखा भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संभल जिले में एक कल्कि मंदिर की जब बात की जाए तो कल्कि मंदिर का यहाँ पे शिलान्यास भी किया गया है।